नमस्कार, मैं नंदिनी स्वागत करती हूँ आप सभी का तरंग पॉडकास्ट सीरीज किससे कामयाबी की इस नई कड़ी में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर ऑफ मॉलिटिक्स मिस्टर नीरज झा के साथ, जिनके इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल मीडिया तक काफी अच्छी समझ है। आप मॉलिटिक्स के तमाम विभागों को देखते हैं, जिसमें रिसर्च से लेकर ब्लॉगिंग, इंटरव्यूज और पोस्ट प्रोडक्शन तक के तमाम काम शामिल हैं। आपकी चुनावी राजनीति और पीआर कैंपेनिंग में भी काफी अच्छी पकड़ है, तो इसी से संबंधित बातचीत के लिए आज आप हमारे बीच मौजूद हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप मॉलिटिक्स के डायरेक्टर हैं, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मॉलिटिक्स क्या है, ये कैसे काम करता है। मॉलिटिक्स एक मीडिया प्लेटफॉर्म है और देश का पहला एंड्रॉयड बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसे कहा जा सकता है। इसमें हम लोग केवल, जैसे कि नाम से परिदृश्य होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशियो पॉलिटिकल जो घटनाएं हैं, सोशियो पॉलिटिकल जो घटनाक्रम है, उसको हम लोग देखते हैं और उसी बीट में काम करते हैं। और ये प्रॉपर ट्रेडिशनली मीडिया सेटअप जैसे काम करता है वैसा सेटअप नहीं है, बल्कि सोशियो पॉलिटिकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैंने कहा, तो जैसे ट्विटर काम करता है या फेसबुक काम करता है या इंस्टाग्राम काम करता है, उसी तरीके से मॉलिटिक्स केवल और केवल पॉलिटिकल खबरों के लिए काम करता है। सो इट्स एन इंसाइक्लोपीडिया फॉर जर्नलिस्ट। जो लोग क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ पर अपनी खबरें रख सकते हैं, अपना ओपिनियन पेस्ट कर सकते हैं, और जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग राजनीति को चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, वो लोग यहाँ जर्नलिस्ट की बातों को जान सकते हैं, लोगों के इश्यूज़ को जान सकते हैं। सो हमारा जो सोल पर्पस है वो होल्डिंग समवन अकाउंटेबल, और वो समवन कौन है? जो चुना हुआ प्रतिनिधि है। सो चुने हुए प्रतिनिधि को उनके कामों के प्रति, उनकी जिम्मेदारियों के प्रति अकाउंटेबल हम बनाना चाहते हैं, और यही हमारा मकसद है, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द इलेक्टोरेट्स और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब वोटर्स और नेताओं के बीच के गैप को हम दूर कर सकें टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ये मकसद है, इसके साथ मॉलिटिक्स हमने शुरू किया। आपने कहा कि मॉलिटिक्स जो है वो एक सोशियो पॉलिटिकल मीडिया का माध्यम है, तो जब हम इसे डिजिटल मीडिया से जोड़ के देखते हैं तो हमारे जहन में ख्याल आता है पीआर कैंपेनिंग का। तो ये पीआर कैंपेन्स क्या होते हैं और इस पर आपके क्या विचार हैं, वो आप बताएं। पीआर कैंपेन्स नाम पब्लिक रिलेशंस कैंपेन हुए, मतलब जनसंपर्क के लिए आप जो भी अभियान चलाएंगे वो सब पीआर कैंपेन्स के अंदर आता है। राजनीति, क्योंकि हम लोग राजनीतिक बीट कवर करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में ही काम करते हैं ज़्यादातर, तो राजनीतिक क्षेत्र में पिछले 10-12 सालों में पीआर कैंपेन्स ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज़बरदस्त गहरी जगह बनाई है। और केवल इस देश में नहीं, इंटरनेट की क्रांति के साथ साथ पीआर कैंपेन्स ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल डोमेन में बहुत ज़्यादा हाइट तक गया। चाहे हम अमेरिका के इलेक्शंस की बात करें, ब्रिटेन के इलेक्शंस की बात करें, म्यांमार में जब रोहिंग्या मुस्लिम्स को मारा जा रहा था उस वक्त जो एक पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा करने की बात हो, इन तमाम घटनाक्रमों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने अपनी भूमिका निभाई है। होता क्या है कि हमें लगता है कि कुछ ओपिनियंस हम बना रहे हैं, लेकिन दरअसल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारे ओपिनियन को शेप कर रहे हैं। साधारण सा उदाहरण देखिए, आप सोचिए कि आपको रेफ्रिजरेटर ख़रीदना है। आप गूगल पे जाइए, क्रोम आपने ओपन किया, गूगल आपने खोला और गूगल पे आपने लिखा बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 20,000, अंडर 30,000, अंडर 5,000। डिजिटल फुटप्रिंट आपका ये बता रहा है कि आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए। अब आप फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक, ट्विटर से लेकर टिकटॉक तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइएगा जो ऐड दिखा सकता है, या किसी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर्स के ऐड दिखने लगेंगे। बिल्कुल ठीक है, और इस तरीके के ऐड दिखेंगे जो आपको परसुएट करने की कोशिश करेगा। एड्स का काम ही यही है, और अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट आप बाय कर लेते हैं। कमोडिटी के टर्म में जब ये चीज़ होती है तो लगता है यार बहुत हानिकारक नहीं है, क्योंकि हम तो फ्रिज खरीदना ही चाहते थे, फ्रिज का ऐड इन्होंने दिखा दिया और मैंने ख़रीद लिया, तो मेरी सहूलियत है। लेकिन जब ये पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आ जाता है या पॉलिटिकल डोमेन में आ जाता है, तो ये हमारे ओपिनियन को इम्पैक्ट करने लगता है। कैसे करता है? मान लीजिए आपने कोई ख़बर जो सांप्रदायिक है वो पढ़ ली, शेयर कर दी, रिएक्ट नहीं किया आपने। फेसबुक को नहीं पता कि आपको सांप्रदायिक खबरें पसंद आ रही हैं या नापसंद आ रही हैं, लेकिन उसे ये पता पड़ रहा है कि सांप्रदायिक खबरें आपको प्रभावित तो कर रही हैं। अब वो लगातार आपको सांप्रदायिक खबरें दिखाएगा, और उस हद तक दिखाएगा जब तक आप किसी एक पक्ष में परसुएड नहीं हो जाएंगे। आप मीडिया के इकोसिस्टम को समझती हैं। पोलराइजेशन हम एक वर्ड बोलते हैं कि पोलराइज हो गया है समाज, पोलराइज हो गए हैं नेता लोग, पोलराइज हो गए हैं एंकर्स मेन स्ट्रीम मीडिया में। लेकिन मैं कहता हूँ पोलराइज व्यूअर भी तो हुआ है ना।
और व्यूअर को पोलराइज किया है इन डिजिटल कैंपेन्स ने, जो चाहते हैं व्यूअर का ये पक्ष हो या ये पक्ष हो, कोई निष्पक्ष व्यूअर बचे ही ना, ताकि दोनों पक्ष का मार्केट अच्छे से चलता रहे। तो यही काम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पीआर कैंपेन्स के जरिए करते हैं, आपको पोलराइज कर देते हैं, आपको कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति को आप पसंद करिए, और पसंद की वजह वो ले आते हैं। फेसबुक मेटा जो कंपनी है उसकी एक कर्मचारी थी सारा विन विलियम्स, और टॉप मैनेजमेंट में थी, छोड़ चुकी हैं वो मेटा को, बल्कि निकाला जा चुका है। एक किताब इन्होंने लिखी थी केयरलेस पीपल। उस केयरलेस पीपल में इन्होंने मेटा के कई घटनाक्रमों का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि म्यांमार में जब रोहिंग्या मुसलमानों को पीटा जा रहा था, तो मेटा की तरफ से एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं था जो नफ़रत भरे हेट स्प्रेडिंग पोस्ट को मॉडरेट कर सके। हेट स्प्रेडिंग पोस्ट आते थे और वो एज इट इज़ मेटा पे चल रहे हैं। लोगों ने शिकायत है कि भाई आपकी वेबसाइट पे गलत खबरें, फेक न्यूज़ और नफरत फैलाने वाला कंटेंट चल रहा है। मेटा ने कहा चलो एक आदमी की नियुक्ति कर दी। वो आदमी आयरलैंड के डबलिन से ऑपरेट कर रहा था, म्यांमार से कोई लेना देना ही नहीं उसका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये पता है कि जब भी सेंसिटिव एग्रेसिव कंटेंट आएगा तो उसकी शेयरेबिलिटी होती है, और उनको चाहिए फुटफॉल्स के लिए उनके लिए ना तो कोई मोरालिटी है, ना कोई नैतिकता, मोरालिटी एक ही बात हो गई, तो कोई जिम्मेदारी है नहीं। उनको बस फुटफॉल्स चाहिए, चाहे वो कैसे भी आए। और जब फुटफॉल आ गया है तब वो अपनी तरीके से आपके ओपिनियन को शेप करने लगते हैं, और यही पॉलिटिकल होराइजन में होता है। एक और सारा विन विलियम्स की उस किताब में ही लिखा गया था कि 13 साल से 25 साल की जो लड़कियां हैं, ये मान लीजिए इनका जो सर्च टर्म होता है गूगल के ऊपर, भाई किसी ने अपने शरीर के बारे में बात की कि मैं मोटी हूँ, या मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मेरा कॉम्प्लेक्सन डार्क है, तो इस तरह के सर्च टर्म वाली लड़कियों जो सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट के विंडो पे सर्च कर रही हैं, इस तरह की लड़कियों का डेटाबेस तैयार किया गया और इनको प्रोडक्ट बेचा गया कि आप फेयरनेस क्रीम खरीदिए, आप फलाना बेल्ट खरीदिए। अब ये तो दरअसल ओपिनियन को शेप करने का काम किया जा रहा है कमोडिटी के टर्म में। एक बार को हमको लगता है कि ठीक होगा, हालांकि ठीक वो भी नहीं है। पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में जब यही काम होता है तो पोलराइजेशन बढ़ता है और लोग डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स से हटकर जज्बात ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की तरफ चले जाते हैं, जो बहुत नुकसानदायक है। तो पीआर कैंपेन्स इस तरीके से शेप हो रहे हैं। आपने पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की बात की, जिससे मेरे दिमाग में सबसे पहला जो शब्द आया वो है इलेक्शन। हमारे देश में इलेक्शंस एक फेस्टिवल की तरह मनाए जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उस दौरान बहुत सारे मुद्दे निकल कर सामने आते हैं। तो एक पीआर कैंपेनर इस पूरे इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसे किस तरीके से देखता है? इसमें 2 सवाल हैं नंदिनी, होने चाहिए मुझे लगता है कि पीआर कैंपेनर किस तरीके से देखता है, जो आपने पूछा, और पीआर कैंपेनर को किस तरीके से देखना चाहिए, है ना। पीआर बेसिकली जनसंपर्क है कि आप लोगों के साथ संपर्क कैसे स्थापित करेंगे। चुनाव त्यौहार की तरह मनाया जाता है, लेकिन त्यौहार की तरह आस्था वैसी नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत रैशनल और बहुत लॉजिकल होना चाहिए चुनावों के प्रति। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्ट ये है कि चुनावों में जो हर्षोल्लास था या त्यौहार जैसी फीलिंग थी, वो लगातार चुनाव दर चुनाव घट रही है। आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। पीआर कैंपेनर जो है वो या तो चुनावों के लिए पीआर कैंपेनिंग करेगा कि भाई चुनाव हो रहा है, आप सब लोग वोट डालिए, एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर राजनीतिक दल के लिए कैंपेन कर रहे होते हैं कि पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी लड़ रही है, आप पार्टी बी के लिए बैटिंग कर रहे हैं या पार्टी बी के लिए आप कैंपेन्स तैयार कर रहे हैं, या फिर आप किसी कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। अब पीआर कैंपेनर को करना ये चाहिए कि एक नैतिक बाउंड्री बना लेनी चाहिए, है ना। लेकिन वो नैतिक बाउंड्री कहीं बची नहीं। जैसे पॉलिटिक्स के ही एक विंग के थ्रू कई जगहों पे हमने पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट हालांकि गलत शब्द है, लेकिन इलेक्शन किस तरीके से संचालित किया जाए, किस तरीके से लीडर अपने कार्यकर्ताओं के साथ और कार्यकर्ता अपने वोटर के साथ कम्युनिकेट करे, इसके लिए टेक्नोलॉजिकल एक सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाया हुआ है। मीन्स टेक्नोलॉजी के सहारे इलेक्शंस को कन्वीनियंट बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कई लोग डेटा के सहारे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। एक उदाहरण मैं आपको हाँ, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, तो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम काम कर रहे थे और वहाँ मेरी टीम थी। जो अपोजिशन था उसने क्या किया कि एआई का ज़माना है ही, आप कई फेक न्यूज़ प्लांट कर सकते हैं, और जब वो फेक न्यूज़ प्लांट होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे आप चलाएं ऑथेंटिक मानी जाती हैं, क्योंकि फैक्ट चेकिंग का ऐसा कोई कल्चर नहीं है।
तो फेक न्यूज़ फैला कर क्रिएट करवा कर सोशल मीडिया के सहारे उसको लगातार बम्बार्ड किया जाता रहा, ताकि लोगों का ओपिनियन ऐसा बन जाए कि भाई ये जो फेक न्यूज़ है यही सच है। हिटलर का नाम आपने सुना होगा, और हिटलर के राज में जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था हिटलर का, वो था गोएबल्स। तो गोएबल्स का मानना था एक ही झूठ को बार बार अगर बोला जाए तो वो झूठ सच हो जाता है। तो बहुत दुखद है, अफसोसजनक है, लेकिन पीआर कैंपेन्स जो इलेक्शंस में काम करते हैं उनका सोल पर्पस चुनाव जीतना है, होना भी चाहिए। मछली की आंख की तरफ ही आपका ध्यान होना चाहिए, लेकिन उस जीतने के क्रम में आप मोरालिटी की तमाम बाउंड्रीज को ख़त्म कर देते हैं, और केवल ख़त्म नहीं करते हैं मोरालिटी की बाउंड्री को, बल्कि झूठ की फेस्टिविटी को आप बढ़ाते हैं, झूठ को प्रमोट करते हैं। नफ़रत बढ़ाना पड़े आप नफ़रत बढ़ाते हैं, दंगा इंसाइट करने की चीज़ हो आप वो भी करने की कोशिश करते हैं। तो पीआर कैंपेनर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए, क्योंकि आसान है, एक्सेस बहुत बड़ा है, रीच बहुत बड़ा है, तो ये सारा काम करते हुए दिखते हैं। करना ये चाहिए एज अ पीआर कैंपेनर, जब आप इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप ये मेक श्योर करिए कि जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं उनकी वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। भाई ये होगा तो आप जीत जाएंगे चुनाव, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको पसंद करने लगें। वो आपको पसंद कैसे करेंगे? आपके जो वादे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो बहुत फेयर गेम खेलकर भी आप इलेक्शन के पीआर कैंपेन को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन किया नहीं जाता है। अब ये बहुत ऊपरी लेवल की बातचीत है, क्यों नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि हर किसी को एक ऐसा समाज चाहिए जो क्वेश्चंस ना पूछे, जो रैशनल ना हो, जो लॉजिकल ना हो। इसीलिए पीआर कैंपेनर्स का रोल जो है वो बहुत ख़राब मुझे दिखता है। इलेक्शंस के मद्देनज़र होना बहुत बेहतर चाहिए और बहुत अच्छी चीज़ है। ये सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा था, तो जो मैंने अभी बताया कि एक पीआर कैंपेनर को किस तरीके से काम करना चाहिए, ये इलेक्शंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए। देखिए, इलेक्शंस होता है, उसमें जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो वोटर होता है। वोट डालने की बात मैं कर रहा हूँ। कई सारे वोटर मिलकर एक बूथ बनाते हैं, कई सारे बूथ मिलाकर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, कई सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मिलकर एक राज्य बनता है। जब किसी पार्टी को राज्य का चुनाव जीतना है तो दरअसल उसको वोट्स जीतने हैं। मीन्स हर वोटर उसको वोट करे, 50% से ज़्यादा करे, एब्सोल्यूट टर्म में नहीं, रिलेटिव टर्म में। मतलब 37% वोट हासिल करने वाली पार्टी भी जीत सकती है अगर बाकी पार्टियों के बीच वोटों का डिवीज़न हो जाए। तो 50% एब्सोल्यूट वोट वाला मामला है नहीं, वो पॉलिटिकल साइंस का विषय है, लोग समझ जाएंगे, और बेसिक समझदारी है। तो वो चीज़ आपको चाहिए होता है कि इलेक्शंस में आप वोट हासिल कर पाएँ। इसके लिए जो सबसे छोटा यूनिट है, जो वोटर है, वो आपको वोट क्यों करेगा? साधारण समझ के साथ सोचिए, कोई आपकी मदद क्यों करेगा? अगर आप उसके किसी काम में आए हैं, शामिल हुए हैं, इमोशनली आपने उसको मदद किया है, फिजिकली आपने उसको मदद किया है, आप उसके किसी दुख दर्द में, उसके किसी खुशी के मौके में शरीक हुए हैं, तो उसको लगेगा यार इमोशनल सपोर्ट दिया है इस आदमी ने, मुझे जब ज़रूरत पड़ी तो ये आदमी खड़ा रहा मेरे साथ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये आदमी हॉस्पिटल में पड़ा रहा, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे बुआ को ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी, ये आदमी ब्लड देने आया था। तो नेचुरली दूसरा आदमी आपकी तरफ एक आकर्षण महसूस करेगा और वो आपके साथ खड़ा होगा। सेम वोटर आपको वोट क्यों देगा? आप उसके लिए काम करिए, आप उसके लिए आवाज़ उठाइए। किसी वोटर को लगता है कि भाई नेताजी ने मेरे लिए आवाज़ उठाया है, मेरे लिए काम किया है, मेरी ये समस्या थी, इसका समाधान किया है, तो वोटर नेताजी को वोट देगा। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि वोटर और लीडर, इनके बीच का जो कम्युनिकेशन है, इसको मैनेज करने की कोशिश करता है, इसको ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करता है। अब देखिए, सोचिए, एक विधानसभा में अमूमन 2.5 लाख से 3.5-4 लाख तक वोटर होता है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर 3.5, 4, 4.5, 2.5 लाख लोगों से इकट्ठा बात नहीं कर सकता है। इकट्ठा बात कर भी लेगा, अकेले अकेले तो बात नहीं कर पाएगा। सो हर बूथ पे, लेट सपोज 250 या 300 बूथ हैं, 300 बूथ पे लीडर अपना रेप्लिका तैयार करता है, अपने वर्कर्स तैयार करता है, जिसको वो बूथ एजेंट्स कहता है ना। हम लोगों ने जो टर्म दिया हुआ है, बूथ मैनेजर का टर्म दिया हुआ है। सो बूथ मैनेजर्स हैं जो लीडर के आदमी हैं, पॉलिटिशियन के आदमी हैं, जो उस बूथ की सारी जानकारी लीडर को देंगे। जानकारी क्या देंगे कि भाई हमारे बूथ में ये लोग हैं, इन लोगों की ये समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं को आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर दीजिए, और नहीं सॉल्व होता है तो क्या आप वादे कर सकते हैं, वादे कर लीजिए। तो ये बहुत प्यारा काम है ना, कि वोटर की जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को आपका जो वर्कर है, वो वर्कर आप तक लेकर आ रहा है। वोटर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वोटर की ज़रूरत के हिसाब से आप अपने फैसले तय कर रहे हैं, आप अपना मैनिफेस्टो डिज़ाइन कर रहे हैं, आप उनके साथ वादे कर रहे हैं। अगर आप प्लेस ऑफ पावर पे बैठे हुए हैं तो आप उनके लिए नीतियाँ डिज़ाइन कर रहे हैं। वोटर खुश है।
कि भाई मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, मेरा जो सवाल था वो नेता तक पहुंचा है, नेता उसको एड्रेस कर रहा है, नेता उसके ऊपर काम कर रहा है। तो हम ये करने की कोशिश करते हैं कि वोटर की ज़रूरत नेता को पता पड़ पाए और नेता उस पर काम कर पाए। और नेता का जो पूरा इकोसिस्टम है, वर्कफोर्स जो है, आपने सुना होगा ना, लाल फूल नीला फूल फलाने भैया ब्यूटीफुल। तो जो नेताओं के वर्कर हैं बकवास नारों में लगे रहते हैं, नेता के इर्द गिर्द घूमते हैं, इनका काम है बेसिकली, आप पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। तो आप जो इलेक्टोरेट है उनके लिए काम करें, इलेक्टोरेट की समस्याओं को दूर करें, ये काम हो पाए। ये हम उस टेक्नोलॉजी के सहारे, उस सॉफ्टवेयर के सहारे कोशिश करते हैं। सारी बातें जो हमने की, हमने डिजिटल मीडिया को बहुत ज़्यादा अभी समझा जाना, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो आजकल तो डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा है और उससे बहुत वास्ट पॉपुलेशन में हम चीज़ों को पहुंचा पाते हैं, चाहे कैंपेनिंग हो या कुछ भी। लेकिन हमेशा से तो ऐसा नहीं रहा, एक दौर रहा अलग भी। तो आप क्या देखते हैं कि चेंजेस और चैलेंजेस जो इस टाइम पीरियड के चेंज में आए हैं, इस अंतराल पे आए हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? देखिए, शैशवा काल में तो कहना शायद गलत होगा डिजिटल मीडिया को, लेकिन किशोरावस्था में है, बाल्यकाल या किशोरावस्था आप कुछ भी मान सकते हैं। और अभी तो एक्नॉलेजमेंट का समय है ये, लेकिन समस्या यह है कि बहुत रैपिड ग्रोथ भी हो रही है। पहले तो यह है कि हम लोग एक्नॉलेज कर सकें। जैसे मैं दो इंडस्ट्रीज़ जिन पे हमारी पकड़ है या हम लोग काम करते हैं, जिन दो इंडस्ट्रीज़ में आप पीआर की बात कर रही हैं, इसके अलावा मीडिया इंडस्ट्री है। मीडिया इंडस्ट्री में डिजिटल मीडिया का नुकसान ये है कि जो एडिटोरियल चेक होता है वो ख़त्म हो गया है। मतलब नंबर ऑफ़ व्यूज़ आपकी क्वालिटी को डिसाइड करने लगे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे व्यू आ गया आपका 1 लाख और किसी बहुत बढ़िया विषय पे आपका व्यू आ गया 10,000, और किसी ख़राब व्यक्ति के ख़राब कंटेंट पे 1 लाख व्यू आ गया तो वो ख़राब कंटेंट वाला व्यक्ति अपने आप को राजकुमार समझने लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। एडिटोरियल का कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। टीवी मीडिया जब लोग देखते हों, अभी क्या हालत है मैं उससे नहीं बात कर रहा हूँ, जो स्ट्रक्चर है, जब पढ़ाया जाता है ना कि भाई एक आउटपुट एडिटर होता है जो तय करता है स्क्रीन पे क्या क्या। आउटपुट एडिटर के ऊपर भी एडिटर्स होते हैं, देयर इज़ अ ग्रेट टीम, ह्यूज टीम, और बहुत पढ़े लिखे, बहुत एक्सपीरियंस लोगों की वो टीम होती है। डिजिटल मीडिया ने इस चेक को ख़त्म किया है और एक्नॉलेज करेगा। डिजिटल मीडिया इसको एक्नॉलेज कर भी रहा है और वो करेगा भी कि ये गलती हो रही है और सुधार भी लेगा उत्तरोत्तर विकास के साथ, मुझे ऐसा लगता है। और पीआर कैंपेन्स की जहाँ तक बात है, तो पीआर कैंपेन्स में ना टेक्नोलॉजी की ही कमी नहीं है केवल, मुझे लगता है इंटेंशन वाइज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो लोग रूल कर रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़ते हैं, वो दरअसल चाहते नहीं हैं कि लोकतंत्र सही मायने में स्थापित हो। कहने का मतलब ये है कि लोगों के राज से उनको दिक्कत है, क्योंकि लोगों का राज हो गया, इसका मतलब लोग अपना ओपिनियन खुद बनाने लगे तो दिक्कत हो जाएगी चुने हुए प्रतिनिधियों को, उनको जवाब देना पड़ेगा। तो क्या पीआर कैंपेनिंग किसी की छवि को सुधारने में आसानी कर देता है? जैसे हम 100% पप्पू नामक मीम बड़ा हम सुनते हैं, तो उसके संदर्भ में अगर आप पप्पू की बात की आपने, पप्पू नामक मीम, पप्पू राहुल गांधी के लिए ये फ्रेज यूज़ किया गया। लगभग 1100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बताती है रिपोर्ट्स, और जो जानकार हैं, जो इस बीट को कवर करते हैं और बड़े गौर से देखते हैं इंडस्ट्री को, उनका कहना है कि 1100 करोड़ का बजट खर्च किया गया पूरे मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि राहुल गांधी को पप्पू की छवि में कैद किया जा सके, दिखा दिया जा सके। तमाम भाषण हैं, तमाम जगहों के वीडियोस हैं जहाँ पे नरेंद्र मोदी या अमित शाह के मुंह से बहुत गलत बातें निकली हैं, ऐतिहासिक गलतियाँ, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ वाले भाषण हैं, वो आपको कहीं नहीं दिखते हैं। लेकिन राहुल गांधी के किसी भाषण का एक क्लिप बहुत वायरल हो जाता है, और ये चीज़ बहुत शुरुआती चरण में किया गया। समस्या क्या है कि हमारे देश में रैशनैलिटी को जितनी जगह मिलनी चाहिए थी, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसमें लिखा गया है कि स्टेट को, राज्य को साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस दिशा में ना कोई बहुत मजबूत कदम आज़ादी के बाद से आज तक उठाया नहीं गया है। लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट को सीधा धर्म विरोधी मान लेते हैं। ये वही देश है ना जहाँ गणेश की प्रतिमा दूध पीने लगती है और लोग उछलने कूदने लगते हैं, मीडिया चलाता है। ये वही देश है जहाँ पे अश्वत्थामा खोजे जाते हैं। ये वही देश है जहाँ शाम के 7:58 पर स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता है। तो रैशनैलिटी को ख़त्म करने की कोशिश यहाँ के प्रतिनिधि जो हैं वो करते रहे हैं, और इसका हमेशा से मास कम्युनिकेशन के जितने भी साधन होते हैं उनके ज़रिए ये काम किया जाता है। तो पीआर कैंपेन्स जो हैं वो दरअसल मास कम्युनिकेशन का यूज़ करके किसी की छवि को ख़राब करने या किसी की छवि को गढ़ने का काम करने लगते हैं कि ये तो भगवान है,
ये मगरमच्छ उठा कर ले आया करते थे, ये कुछ करते थे, ये अलौकिक हैं, ये नॉन बायोलॉजिकल हैं, इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो ऑब्वियसली पीआर कैंपेन किसी की छवि को तोड़ती भी हैं और किसी की छवि को बनाती भी हैं, सुदृढ़ भी करती हैं। जैसे मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा जब हुई तो एक बहुत शानदार यात्रा थी और कई लोग कह सकते हैं कि मैं इसमें पक्षपाती हो रहा हूँ, लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पे और एक सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पे मैं देखता हूँ तो कोई एक व्यक्ति जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहा है वो बहुत बड़ी चीज़ है। शंकराचार्य के बाद राहुल गांधी ने ये काम किया जिसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पे पोस्टर्स देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की जो थीम थी उसको लेकर कांग्रेस के वर्कर्स ही बात नहीं कर रहे थे। वो हमारा नायक राहुल गांधी, हमारा नायक, मतलब अजीब तरह का हीरोइज्म, अजीब तरह के एक छवि निर्माण की कोशिश में पूरा मीडिया विभाग जुट जाता है, क्योंकि उनको पता है रीच बहुत ज़्यादा है। जो हम कहेंगे लोग में रैशनैलिटी बची नहीं और धीरे धीरे ख़त्म की जा रही है, तो लोग जैसा हम कहेंगे वैसा मान लेंगे और आप केवल हीरो के तौर पर किसी व्यक्ति को प्रदर्शित कर देना चाहते, चाहे वो मोदी के केस में हो चाहे राहुल के केस में हो। राहुल को पप्पू कहना एक पीआर कैंपेन था, पप्पू की छवि में एस्टैब्लिश करना एक पीआर कैंपेन था जो भाजपा ने चलाया उनके खिलाफ, और राहुल का बिल्कुल नायक बन जाना भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये कांग्रेस का पीआर कैंपेन है। तो पीआर कैंपेन्स आर सक्सेसफुल इन बोथ, छवि गढ़ने में भी और छवि तोड़ने में भी। तो आपको लगता है कि एक पत्रकार होने के लिहाज से आपके राजनीतिक अनुभव में कभी कोई ऐसा समय आया जब आपको लगता है कि आप कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जो आपके एथिक्स के ऑपोजिट था? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन एथिक्स के ऑपोजिट कोई डिसीज़न अब तक लेना नहीं पड़ा है। मौके बहुत गलत खराब आए हैं। मैं आर्य विद्या मंदिर स्कूल से पढ़ा हूँ, ये बल्लभगढ़ में है, फरीदाबाद से मेरी स्कूलिंग हुई है, और आर्य समाज आप जानते होंगे उसके ज़रिए ये संचालित होता था। अन्ना अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चल रहा था, अन्ना हज़ारे जिसे लीड कर रहे थे हम लोग। मैं 2011 में 12th क्लास में था और उसी साल 12th मैंने पास किया था, कॉलेज में मैंने जाना था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हम लोग शामिल हुए, बच्चे थे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल थे, लेकिन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी चीज़ों की कि फ़ंड कौन कर रहा है, क्या कुछ हो सकता है, पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या होंगी। हमको बस ये लगा कि करप्शन के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा है तो ठीक ही बात है यार, इसमें होना चाहिए हमको शामिल। उसके बाद आम आदमी पार्टी को जब कंसीव किया गया, जब वो ग्राउंड पे उतरा और अरविंद केजरीवाल के जो भाषण थे वो भाषण बड़े ज़बरदस्त थे। कहते सबको न्याय, मतलब सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी होगी, किसी को कोई फेवरेटिज्म का सामना नहीं करना, मतलब किसी के लिए फेवरेटिज्म नहीं होगी, किसी को इसकी वजह से नुकसान नहीं होगा। हमने कहा, मैं और मेरे भाई थे, हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने अपने भाई से कहा कि भाई यार अगर किसी के साथ फेवरेटिज्म नहीं होगी तब तो कोई हमसे जीत के दिखाए, तब तो हम जीत ही जाएंगे, लेकिन किसी और के साथ फेवरेटिज्म हो जाती है तो हम हार जाते हैं। तो इस प्रकरण में हम उस कम्युनिकेशन या पीआर कैंपेन के चक्कर में फंस गए, आ गए, आप ऐसा कह सकती हैं। उस दौर में हमारे स्कूल का एक जूनियर था, तो देश में संस्कार बड़े होते हैं ना, तो वो जूनियर था, मिलता था, वो बड़ा प्रभावित रहता था, वो पैर के हाथ लगाता था, भैया प्रणाम, भैया नमस्ते करके। फिर जब मैंने पत्रकारिता करनी शुरू की तो वो आम आदमी पार्टी का सपोर्टर था, फिर वो भाजपा का सपोर्टर बन गया, अभी आजकल पता नहीं किसका सपोर्टर है, मैंने तो बातचीत बंद कर दी। तो जब उसने मेरे कुछ वीडियोस देखे होंगे और वो उस वक्त तक भाजपा का सपोर्टर बन चुका होगा, मैं कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँगा या कोई शो किया होगा, उसका मुझे मैसेज आया कि तू कहाँ रहता है, अपना एड्रेस भेज, तुझे मैं सिखाता हूँ कि पत्रकारिता क्या होती है। तो वो लड़का मेरे पैर के हाथ लगाता था, वो लड़का मुझसे ये बात कर रहा है। गांव में हमारी छवि ऐसी है, मेरी या मेरे भाई की, कि बड़े अच्छे लड़के हैं, शरीफ लड़के हैं, पढ़ने लिखने में तेज़ हैं। यही लोग जब पॉलिटिकल एक सुनामी आई और पीआर कैंपेन्स अलग अलग तरह की नकारात्मक सकारात्मक चलने लगी, तो एक विचारधारा में मोल्ड हो गए, एक विचारधारा में ढल गए। उन्होंने कहा कि तुम लोगों को तो गांव में घुसने नहीं देना चाहिए। ये मुझे मैसेज में ये चीज़ मिली हुई है, गालियाँ वालियाँ ये तो मिलती रहती हैं। तो चुनौतियाँ आई हैं, इन कैंपेन्स के कारण ही आई हैं। आप जब भी कोई ठीक बात कहें, लोग कहते हैं नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि उनको गलत चीज़ ठेल दी गई है, कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, कभी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पे जो एंकर्स हैं वो ठेल देते हैं। तो झूठ इतनी तरफ पसरा हुआ है, इतनी बार बोला गया है कि गोएबल्स की थ्योरी के हिसाब से वो सच हो गया है। तो जो सच वाले लोग हैं, सच बोलने की कोशिश जो कर रहे हैं, उनको लगातार लपेटा जाता है, उनको लगातार टारगेट किया जाता है, उनके खिलाफ हमले किए जाते हैं, डराया इस कदर जाता है कि आप कुछ ना बोलें। लेकिन अभी वो है कि हम तो नए नए लड़के हैं, अभी तो क्यों डर लगेगा, डर लगने की उम्र होगी तो देखी जाएगी। और गणेश शंकर विद्यार्थी नहीं डरे, हम तो उनका नाम जानते हैं।
मौजूदा दौर में रवीश कुमार को हम देख रहे हैं, बहुत सीनियर हैं हमारे, हम तो देख रहे हैं, नहीं डर रहे हैं भाई, सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल तो पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, चुनौतियाँ बहुत हैं। अगर आप थोड़ा सा भी झिझके या आपने थोड़ा सा भी सोच लिया तो शायद आप ये काम ना कर पाएँ, चुनौतियाँ हैं। तो इसी के साथ अगर आप हमारे दर्शकों को कोई आखिरी संदेश देना चाहते हो अपनी तरफ से, चाहे वो पीआर कैंपेनिंग पे हो, राजनीतिक अनुभव पे हो या पत्रकारिता के इतिहास से। ये है कि डिजिटल क्रांति ने बहुत बड़ा स्कोप एक क्रिएट किया हुआ है, बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। जिन जिन मुद्दों पे नंदिनी ने बात की, चाहे वो पीआर कैंपेन्स का फील्ड हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे खुद क्रिएटर बन के आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकते हैं, तो ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। ख्याल ये रखना है कि कुछ भी करें हम, सक्सेसफुल जो है वो केवल पैसों से नहीं मापा जाता है, सक्सेस केवल पैसों से नहीं मापी जाती है। अंत में आप किसी से कितना भी संवाद कर लें, अंतिम संवाद आपको अपने आप से करना होता है। अपने आप से जब आप संवाद करें तो आप ये ना पाएं कि आपने बेईमानी की है, क्योंकि कोई भी मनुष्य जो है वो मनुष्यता के खिलाफ हरकत करके खुश नहीं रह सकता है। कम से कम इंटरनली वो जानता है कि भाई मैंने टीवी चैनल के ऊपर बोल तो दिया कि नोट में चिप होता है, लेकिन दरअसल ये होता नहीं है। मैंने टीवी चैनल पे बोल तो दिया कि मुसलमान थूक मिलाते हैं अपने खाने में, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने टीवी चैनल पे बोल तो दिया कि तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाई, लेकिन दरअसल ऐसा है नहीं। मैंने बोल तो दिया आलू से सोना वाला वीडियो मैंने कई बार चला तो दिया, लेकिन वो वीडियो एक कटा हुआ हिस्सा है। तो जब आप अपने आप से संवाद करें, जब आप पीआर एजेंट बनते हैं, पीआर एजेंट एज एन पीआर का कोई कैंपेन आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कि आप लोगों के ओपिनियन को शेप कर रहे हैं, गलत आदमी को गलत तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। जब आप खुद से संवाद करेंगे तो आप नज़र नहीं मिला पाएंगे। बस ये काम मत करिएगा। स्पेस बहुत बड़ा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अकाउंट चेक कोई है नहीं, तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत बढ़ जाती है, इसका ख्याल रखिएगा। हर कोई कोशिश कर रहा है, गलतियां हर किसी से होती हैं, हमें भी देखते रहिए, कोई गलती हो तो हमें बताते भी रहिए, ये गुजारिश। और ख़ुद ये सोचिए कि अंत में यू हैव टू टॉक विद योर सेल्फ, यू हैव टू सिट विद योर सेल्फ, तो आप अपने आप को जवाब दे पाएँ। तो आज के कार्यक्रम का सिलसिला यहीं तक था। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपने सुनी हमारी ये बातचीत डायरेक्टर ऑफ पॉलिटिक्स मिस्टर नीरज झा के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।